हम लोग 30 मिनट्स के अंदर मोशन इन ए प्लेन को पूरा रिवाइज करने वाले हैं। इसका एक पार्ट मैंने बना दिया था शुरू में वेक्टर्स का, तो वेक्टर आप वहां देख सकते हैं। मोशन इन ए प्लेन यहां स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू अरविंद एकेडमी चैनल, मैं हूं अरविंद सर। और सुपर इजी फिजिक्स के लिए आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मोशन इन ए प्लेन इन 30 मिनट्स। कई बच्चों को रहता है जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका उनको पीडीएफ मिल जाए, तो कुछ नहीं करना, आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर क्लास 11 फ्री पीडीएफ नोट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ है वो ओपन है, अनलॉक है। आप क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर गाइडेंस और अपडेट्स में देता हूं, जिससे जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट आप ले सकें। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्लास 11 फिजिक्स के लिए मैंने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। क्यों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? क्योंकि 10 साल का ट्रेंड एनालिसिस और साथ में 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस इसके अंदर लगा हुआ है। एक चैप्टर में 20 से 25 क्वेश्चन है जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं है। 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक और अच्छी बात क्या है कि मैंने इस कोर्स के साथ एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स पूरी एनसीईआरटी किताब का सुपर इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर दिया है, जो इसके साथ आपको मिल जाएगा। तो थोड़ी मेहनत करने की अगर इच्छा जाग जाए तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाने के बाद एनसीईआरटी का भी इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन लगा मारिए, आपका शानदार रिजल्ट आना पक्का हो जाएगा। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर क्लास 11 फिजिक्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर अपने रिजल्ट को भी श्योर शॉर्ट कर लीजिए। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है यानी पढ़ाई का करते हैं वो पढ़ाई शुरू। तो सबसे पहली बात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो जाननी जरूरी है। जैसे v को लिखते हो vx i कैप प्लस vy j कैप, तो vx के वैल्यू होती है dx बाई dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर vx निकालोगे तो dx बाई dt और dy बाई dt का मतलब है vy। इसको पकड़ के रखें। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर कहीं पर वेक्टर फॉर्म में दे रखी इस तरीके से v इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो आप अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर कर देंगे, तो आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल आवेगा। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए कि भाई इसका डायरेक्शन v का किधर है, तो आप टेन थीटा लगाकर वी वाई अपॉन वी एक्स कर देंगे और थीटा वैल्यू आपकी निकल आएगी। और ये थीटा किससे एंगल होगा? एक्स डायरेक्शन से, वी एक्स वाली डायरेक्शन से एंगल होगा। तो आप इसको इस कंपोनेंट फॉर्म में जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस तरीके से निकाल पाएंगे बेटा। अगली बात इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या होता है? अच्छा, यहां पर एक बात मैं बताना भूल गया जो बतानी जरूरी है कि जब भी प्लेन में कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसकी पाथ पर आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींच देते हैं तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो जहां पर भी आप चाहें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, बस वहां टेंजेंट खींच दीजिए उसके पाथ पर, उस पॉइंट पर, तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। अब आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये dv बाई dt से रिप्रेजेंट आप करते हैं। अच्छा, अब देखिए क्या है कि मोशन इन ए प्लेन में अगर वेलोसिटी को लिखा है v इज इक्वल टू ये u, इसको u समझिएगा, कई बच्चे u करके पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v इज इक्वल टू v नॉट एनसीईआरटी में दिया है तो v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। ये जो प्लेन में इक्वेशंस लिखी हैं यानी x y वेरी कर रहा है, इसको हम x वन डायमेंशन मोशन में तोड़ सकते हैं। ये कैसा मोशन है? मोशन इन ए प्लेन जो होता है वो टू डायमेंशन मोशन होता है, यानी एक्स वाई जेड में दो कोऑर्डिनेट बदल रहे होते हैं। तो 2D मोशन को हम अलग अलग 1D मोशन इन एक्स एक्सेस और अगला 1D मोशन इन वाई एक्सेस में तोड़ा जा सकता है। इसलिए हमारी पढ़ाई 2D मोशन की आसान हो जाती है, क्योंकि 1D मोशन पड़े हुए हैं, 2D को तोड़ लिया 1D x में 1D y में, काम खत्म हो गया हमारा। तो ये बात हो सकती है, हो जाती है। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। अगर हम किसी भी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी दे दें और उसके बाद छोड़ दें ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उस समय जो वो मोशन करता है उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये एरोप्लेन जा रहा है, वहां से बम गिराया गया, तो जब बम गिरा देंगे तो उसके बाद इसको नीचे कौन लाएगा?
ग्रेविटी यानी धरती मां खींचेगी, तो इसका जो ये जो पाथ होता है, उस पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी, और ये पैराबोलिक पाथ होता है, और ये जो मोशन है इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस मोशन इज नोन एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। जो रास्ता या पाथ ये फॉलो करता है उसको फिजिक्स में बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। और ये ट्रेजेक्टरी किस टाइप की होती है, पैराबोलिक, अभी दिखाएंगे आपको, है ना। तो जैसे बम को रिलीज किया जा रहा है एरोप्लेन से फ्लाइट में, या बुलेट को फायर कर रहे हैं राइफल से, तो वो सारा जो है प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में फिजिकल इंडिपेंडेंस की बात आती है। फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन को, क्योंकि मोशन इन 2D है, आप Vx और Vy 1D में चेंज कर दें, x की तरफ और y की तरफ, तो ये जो x की तरफ वाला जो मोशन है और y की तरफ वाला जो मोशन है, ये दोनों अलग अलग मोशन होते हैं, एक दूसरे पर कोई इंपैक्ट नहीं डालते। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है वो तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो ये जो Vx वाला मोशन है इसकी तरफ तो एक्सेलेरेशन कोई लग ही नहीं रहा है, तो ये जो मोशन हो जाता है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है, क्योंकि ना इसको रोकने वाला ना इसकी स्पीड को बढ़ाने वाला कोई है, तो एयर रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, तो ये Vx की वैल्यू जो भी रहती है वो सेम बनी रहती है थ्रू आउट द मोशन, और Vy जो होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का पार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो मोशन होगा Vy वाला यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन होगा, क्योंकि G इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, और G क्या है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन यानी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ये बात भी आप पकड़ना जरूरी है। अब ये आपके बाद एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के एजम्पशंस क्या हैं, वो मैं बता देता हूं, 4 एजम्पशंस। तो एक तो नो एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं। दूसरा जो कर्वेचर ऑफ द अर्थ है उसको इग्नोर कर देते हैं, अगर कर्वेचर लेने लगेंगे तो जी की वैल्यू बदल जाती है, इसलिए कर्वेचर छोड़ देते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ जो घूम रही है उससे भी जी पर इंपैक्ट पड़ता है, स्मॉल जी पर, इसलिए उसको भी भूल जाते हैं कि रोटेशन कोई नहीं है। और साथ में हम हर जगह एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम मानते हैं। ये 4 एजम्पशन है, अगर एग्जाम में पूछे जाए तो ये याद करके लिख दीजिएगा आप। अच्छा, अगली बात, प्रोजेक्ट इसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकाल रहे हैं कि भाई जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कराया तो उसकी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या है और किस शेप में है। तो ये इक्वेशन आता y इज इक्वल टू, शुरुआत में u वेलोसिटी दी थी, थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा u का u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, और थ्रू आउट द मोशन जो इक्वेशन बनेगी इस पाथ की, ये जो पाथ है इसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। तो y इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये देखिए x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं वो पैराबोला शो करती हैं, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है, यानी ये जो पाथ होता है इससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये पैराबोलिक पाथ है। तो इस इक्वेशन को याद कर दीजिए जिससे कहीं इस्तेमाल हो तो आप कर पाएं। अब कितने समय में जब प्रोजेक्टाइल आप थ्रो करते हैं तो कितने समय में वो मैक्सिमम हाइट पर अपनी टॉप पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है, टाइम कितना लगा, u sin थीटा अपॉन जी। u है इनिशियल वेलोसिटी जो आपने दी है, थीटा है जो आपने हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाकर थ्रो किया है, तो u sin थीटा अपॉन जी इज नोन एज ए टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। उसके बाद आता है टोटल फ्लाइट का टाइम, कि भाई ओ से फेंका था अभी तक गिरने तक कितने समय तक वो हवा में रहा, है ना। तो वो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है उसकी वैल्यू होती है 2u sin थीटा अपॉन जी, इसी का डबल होता है, जो हमने मैक्सिमम हाइट में टाइम लग रहा था उसी का डबल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितनी देर वो हवा में रहा, ठीक है, तो 2u sin थीटा अपॉन जी। अब ये मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव किया, ये hm की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक, इसकी वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मैक्सिमम हाइट, और रेंज ये ओबी यानी कितनी दूरी पर जाके गिरा है, दैट इज आर, ये रेंज है। तो रेंज की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये तो आपको निश्चित तौर पे फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि इस पे छोटे छोटे सवाल आते हैं जो आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसकी जो रेंज होती है, ये रेंज हम मैक्सिमम कब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी दम लगा के मान लीजिए यू फेंके हैं आप, अब यू तो बढ़ा नहीं पाएंगे आप क्योंकि ताकत पूरी खर्चा हो चुकी है। इस एंगल को बदल सकते हैं,
जैसे भाला फेंकता है कोई आदमी ना, नीरज चोपड़ा भाला फेंकते, वो क्या बोलते हैं उसको, भाला फेंकते हैं। तो नीरज चोपड़ा की जितनी ताकत है वो तो झोंकते ही होंगे, लेकिन साथ में एंगल और एडजस्ट करना पड़ेगा उनको। तो यहां पर जब थीटा की वैल्यू 45 कर दी जाएगी तो आपका रेंज मैक्सिमम आ जाता है और उसकी वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी होती है। ध्यान रखिएगा कि नीरज चोपड़ा जो एंगल फेंकते हैं वो 45 से भिन्न होता है, क्योंकि उनकी हाइट भी होती है कुछ। यहां तो हमने जो प्रोजेक्टाइल लिया वो जमीन से लिया है, वो भाला यहां से फेंकेंगे तो वो 45 डिग्री नहीं होगा, थोड़ा डिफर होगा उससे। और ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के लिए 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज होगी, जो कि यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर होती है बेटा। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमें रेंज मिलती है उसके दो एंगल हमेशा मिलते हैं, एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। तो देखिए ये जो रेंज मिली है ये थीटा 15 डिग्री पर, अगर हमको यहां से 15 डिग्री पर हमने फेंक दिया तो यहां पहुंचा है। और 90 माइनस थीटा, तो 90 में 15 डिग्री घटाओगे 75 डिग्री। तो ये देखिए 75 डिग्री पर आपने फेंका, इस तरह घूम के यहीं टिप्पा खा रहा है ये। तो ये 15 डिग्री और ये 85 डिग्री, समझ गए। तो हमेशा एक रेंज के लिए दो एंगल आपको मिल जाते हैं। अच्छा, इस बात को दूसरी तरह भी कहते हैं, ये जो मैंने लिखा है क्योंकि सवालों में इस्तेमाल होता है। अगर आप 15 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहे हैं तो रेंज आपको मिली, यही 15 डिग्री अगर आप वर्टिकल से बना देंगे तो भी रेंज वही मिलेगी। भाई 15 डिग्री कैसे आएगा, ये है 75, तो 90 से 75 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो है बेसिकली ऊपर वाली ही चीज, कहने का तरीका फर्क है। या तो कहिए थीटा और 90 माइनस थीटा, या कहिए जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वही वर्टिकल से बना देंगे तो सेम रेंज मिलेगी। वही कहने के तरीके में फर्क है, मतलब तो वही है। चाहे कह दीजिए मैं प्यासा हूं तो पानी चाहिए, या पानी दे दीजिए मुझे तो मतलब प्यासे हैं ऐसा माना जा सकता है, वरना तो कोई हाथ पैर धुलने के लिए भी पानी मांग सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, यहां पर आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है इनिशियल वेलोसिटी यू और थीटा पर। अब किसी भी क्षण थ्रू आउट द मोशन आप अगर उसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसका मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए और डायरेक्शन भी आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूला याद कर सके तो बड़ी अच्छी बात, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 UG टी साइन थीटा। जिस भी टाइम पर आपको चाहिए फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, वी निकल आएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वी। और अगर हम निकालना चाहें डायरेक्शन, तो ये देखिए v का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल vx कंपोनेंट से अगर बीटा बना रहा है तो 10 बीटा की वैल्यू है vy अपॉन vx, यानी u साइन थीटा माइनस gt अपॉन u कॉस थीटा। इससे आप एंगल या डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इधर वाले से आप निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड और यहां से निकाल लेंगे डायरेक्शन। ये किसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकाल ले हो, किसी भी क्षण थ्रू आउट द मोशन पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना है बेटा। अब आगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड, एंड मतलब आपने फेंका है, जब जमीन पे लड़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जिस वेलोसिटी से आप फेंकते हैं, जिस स्पीड से फेंकते हैं कह लीजिए, उसी स्पीड से ये टकराता है, बस इसका जो डायरेक्शन है वो निगेटिव दिखता है आपको, है ना। v बराबर यू, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, थीटा ऊपर की तरफ है तो ये थीटा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो v और u बराबर होगा बीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। बस एंगल देख लीजिए, एंगल हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ है या हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ है। एक्सक्यूज मी। तो ये आप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड की भी बात आप समझ गए होंगे। अब आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है और उस समय उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहे, बदले ना, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी पार्टिकल जो चक्कर लगा रहा है उसकी स्पीड नहीं बदल रही है, डायरेक्शन तो बदल ही रहा है। कहने का मतलब फिर से, अगर इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड तो यहां पर भी आप देखेंगे तो स्पीड इतनी ही रही 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, डायरेक्शन v का इधर था, वो डायरेक्शन v का देखिए इधर आ गया है। तो डायरेक्शन में बदलाव है, मैग्नीट्यूड में नहीं बदलाव। मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड में नहीं बदलाव है। ऐसे मोशन, ऐसे सर्कुलर मोशन को आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो स्पीड कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, क्योंकि वेलोसिटी में तो इस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड तो वही बना लेकिन डायरेक्शन बदल गया। तो ये क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है इसलिए ये एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है।
एक्सेलेरेशन होता है इसके अंदर, और इसको बोलते हैं एक्सेलेटेड मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड, जो घड़ी होती है उसमें सेकंड वाली सुई ले लीजिए या मिनट वाली ले लीजिए, वो मोशन कैसे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड वही है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है। अच्छा, अब कुछ बातें इसके अंदर आपको जाननी जरूरी है, वो समझ लेते हैं। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये जो आर वेक्टर रेडियस वेक्टर होता है, ये किसी टाइम में जितना एंगल स्वेप्ट करता है उसको आप बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो उससे फॉर्मूला डेल्टा थीटा का आ गया डेल्टा एस अपॉन आर। आप पढ़े होंगे ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये तब होता है जब एंगल जो होता है रेडियंस में होता है, ध्यान रखिएगा डिग्री में नहीं। तो एंगल इज इक्वल टू, ये आपको मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं लेकिन फिर भी, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल मतलब डेल्टा थीटा, आर्क हो गया डेल्टा एस, और रेडियस हो गई आर। यहां पर एंगल रेडियंस में होना चाहिए वरना ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा। तो ये आपका आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक कन्वेंशन माना गया है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये नेगेटिव लिया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पॉजिटिव लिया जाएगा। एसआई यूनिट इसकी रेडियन है, और ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है क्योंकि एस और आर का सेम डायमेंशन होता है। एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में, ऐसा ही सिस्टम अगर ले लिया है तो एक सेकंड में कितना एंगल स्वेप्ट हो गया है, रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल स्वेप्ट कर दिया है, वो कहलाता है डेल्टा ओमेगा। इसे क्या बोलते हैं? ओमेगा, OMEAGA ग्रीक वर्ड्स हैं। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बेटा। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, अभी डायरेक्शन निकालने का तरीका बताऊंगा आपको, और इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है। और एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर डेल्टा थीटा का, तभी देखिए वेक्टर का साइन दोनों पे सेम लगा है, जिधर डेल्टा थीटा है उधर ही डेल्टा ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी का कैसे डायरेक्शन निकालते हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए यूज करते हैं राइट हैंड रूल। अगर ये देखिए मोशन आपको इस डायरेक्शन में, अगर आप ऊपर से देख रहे हो, मैं आंख बनाने की कोशिश करता हूं ऐसे करके, ये आंख है मान लीजिए, तो ये कैसा मोशन आपको दिखेगा? ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, उधर से आंख की तरफ देखें। तो आप राइट हैंड ले लीजिए, अपने पंजे को जिस तरफ चीजें घूम रही हैं पंजे को घुमा दीजिए, तो अंगूठा जो डायरेक्शन देगा वही डायरेक्शन आपका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, बात खत्म। और यही डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो यहां पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, आप पंजा घुमाएंगे ओमेगा ऊपर आ गया, ये दिख रहा है आपको, ओमेगा ऊपर आ गया। और ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंगूठा नीचे जा रहा है, आप करके देख लीजिए। तो ये कहानी क्या हो गई? ओमेगा नीचे आ गया। बहुत सरल, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है वरना गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो फिजिक्स की जो छोटी छोटी बातें सीखेंगे नहीं, तो फिर वो जब जब पैराग्राफ आएगा फिजिक्स का तो पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए जानना जरूरी है। और कितना आसान है देखिए। टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम पीरियड का मतलब है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में या एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो समय लगा वो टाइम पीरियड है। और एक सेकंड में जितने चक्कर लगा लिए वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये देखिए इट इज डिनोटेड बाय न्यू, इसको न्यू बोलते हैं और इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड को, बात खत्म हो जाती है। अब रिलेशन होता है ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में या टाइम पीरियड में कह लीजिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिएगा, आपका काम इसके बिना चलेगा नहीं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, और न्यू की वैल्यू होती है 1 अपॉन टी के बराबर। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, इस न्यू की जगह 1 अपॉन टी रख दिया, तो ये 2 पाई अपॉन टी आ गया बेटा। कितना आसान है, देखिए कुछ भी इसमें झंझट ही नहीं है। अब देखिए कुछ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को v से दिखाते हो, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाते हो, सीख चुके हो आप। और इसमें रिलेशन जो होता है मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, मैग्नीट्यूड में रिलेशन कर दिया है। अगर वेक्टोरली रिलेशन सीखना हो तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा क्रॉस आर से v वेक्टर निकाल सकते हैं। v है यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, r है रेडियस वेक्टर। ये इस तरह से रिलेशनशिप को v इज इक्वल टू ओमेगा आर या v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ये ध्यान रखिए आप। अगला आता है एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो ये देखिए वही लॉजिक चलता है जैसे आप देखिए, आप दिखाऊं, ये लीनियर एक्सेलेरेशन जैसे आप पढ़ा करते थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये कह लीजिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो ये सॉरी डेल्टा वी रहता था यार, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये लीनियर एक्सेलेरेशन था।
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो है एंगुलर एक्सेलेरेशन। अब एंगुलर या घुमाने वाली रोटेशन की बात है तो यहां हो गया एंगुलर वेलोसिटी, यहां लीनियर वेलोसिटी थी, ये एंगुलर वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। इसी तर्ज पर, इसी के एनालॉगस है, इसी के अनुरूप है ये, कोई टेंशन नहीं है ना। तो ये आप पकड़े रहिए, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। रिलेशन बिटवीन अल्फा और ए, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलेरेशन, ए क्या है लीनियर एक्सेलेरेशन। ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, याद रखिए मैग्नीट्यूड के तौर पे। अगर वेक्टोरली आप ध्यान करना चाहते हैं तो ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर आ जाएगा, है ना। ए वेक्टर ए इज इक्वल टू अल्फा, ए क्या है लीनियर एक्सेलेरेशन, अल्फा है एंगुलर एक्सेलेरेशन, ये है रेडियस वेक्टर। इसको भी पकड़ के बढ़िया से तैयारी करके रखिए। अब क्या होता है, जैसा आपको बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलेटेड मोशन है, तो इसमें एक्सेलेरेशन होगा। तो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यानी स्पीड कांस्टेंट है, तो केवल एक ही एक्सेलेरेशन आपको मिलता है जो कि हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहता है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। इसको बोलते हैं सेंटर सीकिंग एक्सेलेरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, एसी। सेंटीपीटल लिखा होगा, ये सेंटर सीकिंग देखिए, सेंटीपीटल का मतलब होता है हमेशा सेंटर की अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अगर v कांस्टेंट है तो, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो केवल और केवल सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन मिलेगा, और उसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर अपॉन आर। यानी इसको v इक्वल टू आर ओमेगा रख दोगे तो आर ओमेगा स्क्वायर, इसको याद कर लीजिए, ओनली एसी। और मान लीजिए कुछ ऐसा कहानी हो गया कि इसकी स्पीड भी बदलने लगी, यानी जो चक्कर गोल गोल लगा रहा है सर्कुलर मोशन, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, इसकी स्पीड भी बदल रही है और डायरेक्शन तो पहले से बदल रहा था। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए लिखा है स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, यानी बदल रही है। तो दो तरह के एक्सेलेरेशन इसमें पाए जाएंगे, एक तो सेंटीपीटल, कोई भी ध्यान रखिएगा कोई भी मोशन अगर हो रहा है सर्कुलर तो उसमें सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन तो होगा ही होगा। बिना सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन के बॉडी गोल सर्कुलर फैशन में घूम नहीं सकती है, घूमने के लिए चाहिए आपको सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन। तो सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन घुमाने के लिए जिम्मेदार हो गया, और लीनियर एक्सेलेरेशन क्योंकि स्पीड बदल रही थी इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन या लीनियर एक्सेलेरेशन आपको मौजूद मिल गया। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंट के, अगर पी पॉइंट की बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन टेंजेंट के डायरेक्शन में जाएगा, और सेंटीपीटल तो हमेशा जाता है along the radius towards the center। और इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में ए कहीं आएगा, वो इनका एक्चुअल टोटल नेट एक्सेलेरेशन होता है। तो एटी जो कि लीनियर एक्सेलेरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, वो डीवी अपॉन डी से रिप्रेजेंट करेंगे, आर इंटू अल्फा कह सकते हैं इसको। और यहां एसी की बात करें तो वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाता है। और ये जो रिलेशन ए निकालना आए तो एटी, क्योंकि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री पर है, ये एटी और एसी, तो आप a इज इक्वल टू अंडर रूट एटी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कर सकते हैं। इस तरह से एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कब? जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना कर रहा हो, यानी स्पीड भी बदल रही है, डायरेक्शन तो पहले से बदल ही रहा था। ये पूरी बात मैंने कंप्लीट कर दी। क्लास 11 फिजिक्स का मैंने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस और 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस इसके अंदर लगा हुआ है। हर चैप्टर पर 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और फुली सॉल्व है तो सोल्यूशन के लिए भागने की आपको जरूरत नहीं है। 100% बोर्ड, 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर मैंने एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज और एग्जांपल्स, यानी पूरी किताब का, क्लास 11 फिजिक्स की जो पूरी किताब है उसमें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन और एग्जांपल के सारे क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन बनाकर सुपर इजी लैंग्वेज में आपके साथ यहां लगा दिया है। तो आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पहले लगाइए, और अगर आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि बहुत हार्ड वर्क करेंगे तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाकर फिर एनसीईआरटी वाली चीजों को देख लीजिएगा। इससे आपको इतना फायदा मिलेगा कि आपका रिजल्ट श्योर शॉर्ट हो जाएगा। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, उस स्टोर सेक्शन में आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 11 फिजिक्स के दिखाई पड़ेंगे, लेकर अपनी पढ़ाई को, अपने रिजल्ट को श्योर शॉर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय बेटा।